जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह और जल्दी से शुरू करें आज की क्लास। जल्दी से शुरू करें आज की क्लास। तो आ जाइए भाई, फिर हम शुरू करें आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? वेट, 1 मिनट आप वेट रखेंगे, फिर हम शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए भाई, फिर शुरू करें हम आज की क्लास। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी आ जाइए, फिर हम शुरू करें आज की क्लास। ठीक है बेटा, आज की क्लास शुरू करें हम। हम्म सुप्रभात सभी को, सुप्रभात सभी को। ठीक है, बस आ जाइए, आ जाइए, स्टार्ट करें भाई। बहुत अच्छा सेशन रखेंगे। सबको सुप्रभात, सुप्रभात। तो बढ़िया, त्योहारों का सीजन सही चल रहा है, हैं? सभी आ जाइए। सबसे पहले सूचना करें, आज की क्लास बेहतरीन करेंगे। वही एक गद्यांश मैं ऐसा दे रहा हूं जो मैंने आपको पहले भी कराया इस गद्यांश को। ठीक है, पर गलत नहीं करेंगे आप लोग, गलत नहीं करेंगे आप लोग इसे। ठीक है या नहीं है? गलत नहीं करेंगे। इसके बाद पेडागोजी के प्रश्न आएंगे, जरा इसे देखिए। शुरू कर रहा हूं मैं आज की क्लास। चलिए, सबसे पहले जान लीजिए अध्ययन मंत्र के सभी कोर्सेज पर, जैसा कि बताओ, आपको 90% की छूट चल रही है। कब से कब तक? 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। तो इसका लाभ उठा लीजिए। आपको खास ऑफर है इसमें। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है जो आपको इतने परसेंट, 90% छूट मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें एक्सपर्ट टीम है। ठीक है ना? और टिल एग्जाम तक ये कोर्स रहेंगे। कितने ही कोर्स हो, चाहे सी टेट का कोर्स हो, चाहे DSSB का, UGC नेट का हो, सभी कोर्स पे ये भारी छूट चल रही है। तो अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके सभी कोर्सों से जुड़ें और दिवाली का महाऑफर का लाभ उठाएं। एक कांटेक्ट नंबर है 9556955557 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। जरा एक काम करें, ये ब्रह्मास्त्र किताब निकली हुई है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए क्या है? ब्रह्म, ठीक है ना, मां कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र पुस्तक निकाली गई है। इसमें आपको पेडागोजी भी मिलेगी, व्याकरण भी मिलेगा, गद्यांश पद्यांश भी मिलेंगे, यहाँ तक कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिटेल के साथ मिलेंगे। ठीक है या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी सी टेट की नहीं, यूपी टेट हो, एच टेट हो, यू टेट हो, सी टेट को मद्देनजर, टेट एग्जाम को मद्देनजर किताब बनाई गई है। इसमें टॉपिक वाइज MCQ है, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, 301 लाइनर क्वेश्चन है, 1000 MCQ व्याख्या सहित है। ठीक है, समरी नोट्स रिवीजन भी है। NCERT, SCERT, BEd, इग्नू पर आधारित ये किताब निकाली गई है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है ये जो DSSB में पेडागोजी आती है वो भी काम करेगी। तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इस। ठीक है ना? तो ये तो अब इतने पे ही मिलेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना? इसका मूल्य अब ये नहीं है, यही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखना। एक हिंदी का बैच निकला हुआ है, हिंदी विशेष बैच निकला हुआ है हमारा। ठीक है ना? सभी टेट के लिए, टीचिंग के लिए, केवल हिंदी हिंदी पढ़ाना चाहते हो तो ये कोर्स इतने में मिल जाएगा आपको। इसमें लाइव और रिकॉर्ड दोनों क्लास मिलेंगी। ई नोट्स मिलना है, PDF नोट्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई, आ जाइए भाई जल्दी से। फिर ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो इस कोर्स का लाभ उठाइए। बहुत बहुत सराहा रहे हैं इस कोर्स को भी आप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, मैं ऐसा करता हूं, इसे हटाता हूं, मैं आपको एक गद्यांश यहां दे रहा हूं। एक चीज और सुन लीजिए, जब आप कर रहे हैं पेडागोजी स्पेशल बैच टेट ऑल के लिए और टीचिंग एग्जाम के लिए, रोहित सर का भी निकला हुआ है। 999 का बैच है, दिवाली माह ऑफर है, आप इसे ले लीजिए। लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, ई नोट्स है, P नोट्स है ना? ठीक है, PDF नोट्स सारे मिलेंगे, आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। जरा इसे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये मैंने पहले भी पढ़ाया, इस बार भी पढ़ा रहा हूँ। आया हुआ पद्यांश है और काफी कुछ है। मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास शुरू से चले और बहुत सरसरी तरह पे पढ़ूंगा, इसके बाद पेडागोजी पे प्रश्न पे आएंगे। चलो, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग 1/4 देश इकट्ठा हो रखा था। कल तो समझ लीजिए मेरे घर पर 1/4 देश, कैसे आ गया 1/4 देश? भारत तो बहुत बड़ा देश है, इसके 1/4 राज्य के लोग कहां पर आ गए थे? लेखक के घर पर। लेखक कह रहा है कल तो समझ लीजिए मेरे घर पर लगभग 1/4 देश इकट्ठा हो रखा था। सुदूर उत्तर में, उत्तर की तरफ से, भाई देश भारत है,
और भारत में रहता है, वो रोजगार करता है अपना। पर वो कह रहा है कि कल अगर मेरे घर आप देखें तो कल एक पार्टी थी और उसमें लगभग एक चौथाई देश आ गया, तो देश आ गया और वहाँ के लोग आ गए, वहाँ के लोग। तो उसने बताया कि सुदूर उत्तर में अगर आप असम की बात करें, मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के लोग थे, यानी इस उत्तर से लोग थे। अगर आप दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से भी लोग आए थे, तमिल और मलयालमी, ये भी लोग थे। हम सभी लगभग एक ही उम्र के, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा बच्चा यानी उसके दोस्त थे जो इधर उधर रहते थे, और वो आ गए। तो उसने ये कहा कि कल तो समझ लीजिए आधे से एक चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था। हम सभी लगभग एक ही उम्र के थे, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा, यानी बराबर हम एक साथ काम करते थे। गजब की बात, बहुत ध्यान रखना, आश्चर्य की बात यहां से इंपॉर्टेंट है। गजब की बात यह है कि जिस तरह की आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते, गजब की बात यह है कि जिस तरह आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था, कि जैसे हमारे देश की एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी कोई ज्यादा बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ऐसी विषम सामाजिक व्यवस्था है आड़ी तिरछी, और खाली रहने वाली जेब यानी आर्थिक तंगी के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा था, इन सब ने भी अपनी अपनी जगह कामोवेश उसी वजह से छोड़ी थी। क्या कहा गया है कि जैसे जैसे मैंने फैजाबाद छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? क्योंकि एक तो वहां सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था थी, ठीक से काम नहीं था, समाज में भी कोई बड़ा था तो कोई छोटा था, ये बात। और दूसरी आर्थिक तंगी, जेब खाली रहते के चलते रोजगार नहीं था, ज्यादा अच्छे अवसर नहीं थे, इसलिए मैंने फैजाबाद छोड़ा था। उसी कामोवेश, उसी तरह इन्होंने भी, अपने दोस्तों ने भी अपने अपने घर, अपनी अपनी जगहों को भी ऐसे छोड़ा था। असम वाले दोस्त से मैंने पूछा, गुवाहाटी ना छोड़ते तो क्या कर रहे होते आप, कि आप गुवाहाटी से यहां तो आ गए, गुवाहाटी नहीं छोड़ते फिर क्या करते, फिर कैसे करते? तो उसने बताया कि हम, अब वो बता रहा है, उसने बताया कि हम आपकी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते कि जितना तुम टेंशन ले रहे हो, अरे क्या करते हम तो यहाँ आ गए, हम आपकी तरह टेंशन नहीं लेते। असम ना छोड़ा होता तो हम घर में गिटार पड़ा है, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर टुनटुना रहे होते, यानी हम तो गिटार बजाते मजे करते, अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर अगर हम नहीं आते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो ये करते और गा रहे होते। आगे की कहानी कह रहा है, इन दिनों फिर बात चली तो आगे कहानी है, इन दिनों ब्रह्मपुत्र उगराई हुई है, उगराई माने उफान पर आ गई है, बाढ़ आ गई है ब्रह्मपुत्र में, अब नदी की बात चढ़ गई, असम तबाह है, तो फिर भला कैसे चर्चा में ना आती। इन दिनों ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ चुकी है और असम तबाह हो चुका है, फिर ये वाला टॉपिक, ये वाली बात क्यों ना चर्चाओं में आती। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्र चीन से जब चलती है तो इसे वहां यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, बहुत ध्यान रखना, इस पे प्रश्न आएगा, विशेष चीज है, के नाम से पुकारते हैं, यानी घोड़े जैसी नदी, अर्थ भी दे रखा है, जैसे इस नदी को यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, यानी घोड़े जैसी नदी या घोड़ा नदी, इसका अर्थ ध्यान रखना। यह भी सुना था कि भारत आते ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी यारलंग सांगपो जो चीन में बहती है, बाहर आते ही उसे ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, भारत में आते ही। कहीं ना कहीं एक चर्चा बीच में से गद्यांश उठा के दिया है, लेखक की चर्चा है, देखें कितने प्रश्न करोगे। उसके दोस्त इनवाइट हैं, इधर उधर से हैं जहां वो काम करते हैं, और एक दूसरे की बातचीत पर सारा गद्यांश है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं, अब गलती ना हो बेटा, बताइए। 9 प्रश्न करेंगे इसके, फिर पेडागोजी के प्रश्न पे आएंगे। कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग 1/4 देश इकट्ठा हो गया है, 1/4 देश आ गया है भाई। इसका मतलब क्या है? आ रखा था वाक्य में लगभग 1/4 देश का अर्थ क्या निकालोगे? क्या देश के लगभग 1/4 जनसंख्या आ गई? क्या देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्य से लोग आ गए थे? क्या देश के कुल राज्यों का 1/4 राज्य उठकर आ गया था? या देश की लगभग 1/4 भूमि आ गई थी? देखो भूमि कैसे आएगी, लोग आए होंगे, ये तो गया। 1/4 भूमि कैसे आ गई उसके देश? लगभग 1/4 देश इकट्ठा हो गया था, तो 1/4 देश का मतलब 1/4 राज्यों के लोग, 1/4 देश का मतलब ये लगाएंगे आप कि लगभग 1/4 राज्यों के लोग आ गए थे, चौथाई लोग नहीं, एक, ठीक है ना, लगभग तो समझ लीजिए 1/4 देश आ गया, नहीं 1/4 देश के जो राज्य हैं। तो देखिए इसका उत्तर ये और ये तो नहीं है, क्योंकि कुछ कुल राज्यों का 1/4 राज्य थोड़ी ना उठ के आया, देश के कुल राज्यों का 1/4 राज्य के लोग आ गए थे, ये सही है। चौथाई जनसंख्या ना लगाइए कि जितनी जनसंख्या उसका 1/4 भाग नहीं आया है,
कम थे उसके दोस्त। हाँ, राज्यों का 1/4 राज्य के लोग आ चुके थे। इसका उत्तर सही अर्थ ये हो जाएगा। जिसने इसका उत्तर बी दिया सही है, ए वाले गए। चलो अगला बताओ। आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था सही होनी चाहिए, पर सामाजिक व्यवस्था तो आड़ी तिरछी है। अगर सीधी सीधी सामाजिक व्यवस्था होगी तो समाज में व्यवस्था सही बनी होगी। समाज में व्यवस्था भी मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़े, सही होगी। लेकिन अगर यही सामाजिक व्यवस्था आड़ी तिरछी होगी, आड़ी तिरछी होगी, तिरछी होगी, तो फिर क्या होगा? तो दिक्कतें होंगी, दुख होगा, विषमताएं होंगी, आर्थिक विषमता समान होंगी। तो समानताएं तो नहीं है क्योंकि आड़ी तिरछी है, उल्टी सीधी रेखाएं हो रही हैं। सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता माने कमियां, विषमता माने बड़ी कठिन परिस्थिति, ठीक है या नहीं है? जिसमें रोजगार भी ना चले, सही से घर ना चले, ऐसी परिस्थिति। ये भी नहीं है उसका उत्तर, ये भी नहीं है। जिसने इसका उत्तर भी दिया वो बिल्कुल सही है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार हर हर महादेव बोलो और सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करें। अरे जान वाली क्लास होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न पे आ जाओ। देखिए मैंने सबसे पहले कुछ नहीं करा बेटा, मैंने सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है। किसी बच्चे को ये आता हो, पढ़ा चुका हूँ, छोड़िए, आप इसका एक एक उत्तर दीजिए मुझे। इस पर मैं उसके बाद व्याकरण के प्रश्न लूंगा। लेखकों ने कौन सा शहर छोड़ा, जरा बताओ। यहां किसकी बात हो रही है? लेखक ने कौन सा शहर छोड़ा? ऊपर तो लेखक बता रहा है कि मेरे से मिलने आए लोग सब बराबर के लोग थे, ना कोई बूढ़ा ना बच्चा। पर उसने कहा यहां से गजब बात यह थी कि जिस तरह आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खारी रहने वाली जेब के चलते मैंने क्या छोड़ा? फैजाबाद छोड़ा। तो लेखक फैजाबाद का था और वहां उसको छोड़कर कहीं और चला गया, यानी रोजगार करने। फिरोजपुर की बात ही नहीं है, फिरोजाबाद की बात नहीं है, फैसलाबाद की बात नहीं है, फैजाबाद यूपी की बात है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? शाबाश, वेरी गुड। जिसने इसका उत्तर डी दिया वो सही है। क्या 3 में से 3 नंबर आ गए? अरे शेयर करो इस क्लास को और संख्या में आइए। चलिए एक बात और बताइए, पैडागोजी के प्रश्न करूंगा इसके बाद में। चौथा प्रश्न आ गया बेटा, ये रहा चौथा। गद्यांश के अनुसार गजब बात क्या थी बताओ। मैं अभी भी करता हूं, तुम यहां से लेके यहां तक पढ़ो इसे, यही गजब की बात है। देखो ये लिखा हुआ, गजब की बात यह है कि, आगे पढ़ते जाओ। गजब की बात क्या थी कि सभी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा। क्या बताओ, सब लोगों ने अपनी मर्जी से मजे से घर छोड़ा था, या कहीं ना कहीं घर छोड़ने के लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार थी, क्योंकि सही नहीं थी, आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था थी, इसके चलते घर छोड़ा। एक चीज के लिए गलती, घर और छोड़ा, खाली जेब थी, आर्थिक तंगी भी थी, इस वजह से उन्होंने अपना अपना पुश्तैनी घर छोड़ा, ठीक है ना। तो सबने अपनी मर्जी से शहर छोड़ा, मैं तो अभी लगा ही नहीं रहा हूं, अभी देखेंगे यहां पर, पढ़ ले पहले से। गजब की बात यह थी कि जिस तरह आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा। तो 2 कारण रहे फैजाबाद छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए। यही गजब की बात थी। एक तो सामाजिक व्यवस्था के कारण अपने शहर छोड़े, परिवार के दबाव के कारण अपने बैग छोड़े, या अपने शहर तो उत्तर जाएगा सामाजिक अव्यवस्था विद्यमान थी, वरना अपने वहीं पर ही हम काम भी करते। 2 कारण मुद्दे थे छोड़ने की जगह की जो बात कर रहे हैं, एक आर्थिक विषमता और एक सामाजिक व्यवस्था। आगे बढ़े, समूह से भिन्न क्या है? कभी कभी बड़ा ऐसा प्रश्न आता है, ये 5वां प्रश्न आता है व्याकरण पर। व्याकरण के ही चीजें बतानी, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। व्याकरण में तुम मुझे बताओ कि इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग खड़ा होगा। आड़ी तिरछी, उल्टी सीधी, अपनी अपनी, अच्छी बुरी, है मैंने दिया भी था, मुझे ध्यान आ रहा है कि गद्यांश में करा भी चुका था, पर कोई नहीं, अभी दीजिए आप। अभी 6-7 प्रश्न है इसके, दीजिए। 9 प्रश्न होंगे वैसे, करो तो देखिए, कुछ मत करो। 3 इसमें विलोम दे रखे हैं, ऐसे पहचानो। विलोम, विलोम ना कहूं तो इन्हें हम कहते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म, तुकांतता है इसमें। आड़ी तिरछी, उल्टी सीधी, अच्छी बुरी, अपनी अपनी जो शब्द है, ये क्या है? ये उल्टा नहीं है तो शब्द युग्म ये भी, पर ये पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो रिपीट हो जाएं, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, ठीक है ना। धीरे धीरे ये पुनरुक्त शब्द है, रिपीटेड वर्ड है, तो ये अलग है, बाकी किसी में रिपीट है ही नहीं, ठीक है ना। उत्तर गया ये। 6ठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशेषण विशेष्य बताओ। कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, बताइए भाई। कौन संबंध नहीं दर्शा रहा, नहीं दर्शा रहा। जैसे देखो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर मैं तुमसे कहता हूं काला, क्या ये रंग है? बिल्कुल है, पर किसी का होगा। काला सांप,
तो क्या सांप की विशेषता है वो पीला है, काला है? काला है। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो है विशेषण, और जिसकी वो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेष्य संज्ञा जरूर होता है और या सर्वनाम होगा। पर काला सांप है ना, कई बार कहेंगे चमकीला, क्या ये गुण है, रंग है? हाँ। चमकीला दुपट्टा, तो कभी कभी दुपट्टे के साथ चमकीला जुड़ा हुआ है, यानी विशेषण विशेष्य के साथ जुड़ जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना, व्यवस्था कैसी है, सामाजिक है, सामाजिक व्यवस्था जुड़े हुए शब्द हैं। देश पांचवा है, चौथा, चौथाई देश ये भी है। गजब बात, पर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कराया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश विशेषण विशेष्य नहीं है, पूरी की पूरी संज्ञा है, नाउन है। सही है, पूरी की पूरी संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है ये बेटा, कौन सी संज्ञा है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष राज्य का नाम है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और बताओ, गलत मत करना। सामाजिक व्यवस्था में समास, बताइए समास, सामाजिक व्यवस्था में समास, क्या ये तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है? जल्दी बताइए कौन सा समास है, बहुत जल्दी बताइए, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बताइए जरा, सभी बच्चे जरा बताएं। बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो। चलिए भाई, चलिए उत्तर दीजिए आप। चलो, तो देखिए भाई, बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि समास दो शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता बहुब्रीहि समास में। जैसे मैं आपको कहूं चक्र, चक्र माने तो चक्र है, और पाणी माने हाथ, दो शब्द हैं हाथ और चक्र, पर चक्र पाणी ना विष्णु को कहते हैं। कहते हैं जब दो शब्द का अपना अर्थ ना लेकर कोई और अर्थ लिया जाता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे कहूं दिन रात, जितनी बात दिन की है उतनी रात की, इनके बीच में और भी आ जाता है, जैसे दिन और रात, है ना, इस तरह का। द्विगु समास में पहला शब्द गिनती का होता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, चार, या ऐसे लिख लो चौराहा, चौराहा, चौ माने चार और राहा माने राहें। जब दो शब्द का पहला शब्द गिनती का नजर आएगा तो द्विगु है। तो ये कौन सा है? तत्पुरुष। कैसे? तत्पुरुष का समासिक विग्रह ऐसे होता है कि जिसको खोलने पर कारक चिन्ह है। तत्पुरुष सामाजिक व्यवस्था, तो हम कह देंगे सामाजिक व्यवस्था को ऐसे खोल सकते हैं, समाज की व्यवस्था। गलत हुआ कई बच्चों का, ये ध्यान रखना, समाज की व्यवस्था। अगर का के की नजर आ रहा है किसी समास का विग्रह करने पर तो वहां तत्पुरुष है, क्योंकि ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, है ना, अधिकरण में पर। एक और बताओ, इन दिनों ब्रह्मपुत्र उगराई हुई है। उगराई का अर्थ क्या है? उगिराई का अर्थ क्या है? अच्छा बताओ, इन दिनों ब्रह्मपुत्र उगराई हुई है। उगराई माने उगड़ गई है। उगड़ गई है तो बताओ नीचे है या ऊपर आ गई है? और अगर कोई नदी अपने तल से बहुत ऊपर आ गई हो तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं है या बहुत पानी है, जरा बताइए। क्या उसमें बाढ़ आ गई है? क्या उसमें वर्षा होना है उगराई का अर्थ? क्या जलमग्न, जल में डूब गई है नदी, या कम जल होना? तो एक तो ये निकालो, कम जल होना, ये तो नहीं है। तीन में से क्या उत्तर दोगे? चलो, तीन में से क्या उत्तर दोगे? फटाफट चलते जाओ, तीन में से लाइक शेयर करते चलना भाई इस क्लास को। तीन में से क्या उत्तर दोगे आप? तो देखिए भाई, नदी कभी जलमग्न नहीं होती, ये ना लगा लो, नदी कभी जलमग्न नहीं होती। जलमग्न का मतलब जल में डूबती कहाँ है? उसमें जल ही जल है, कैसे डूब जाएगी? जलमग्न तो कोई पत्थर हो जाएगा, कोई मछली हो जाएगी, तो ये नहीं है। असली में वर्षा होने को उगराई नहीं कहते। बाढ़ आ गई है, नदी में बाढ़ आती है। शाबाश, जिसने इसका उत्तर ए दिया है वो बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो। चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं बताओ? यारलंग सांगपो, यारलंग संगपो, यारलंग संगामो, यारलंग संगमो। इनमें से यहां से पढ़ लो, तुम यहां से पढ़ लो, पढ़ो इसे, पढ़ो यहां से, यहीं से पढ़ लेते हैं। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्र चीन से जब निकलती है या चलती है तो उसे यारलंग और सांगपो, यारलंग सांगपो कहते हैं, और जब वो भारत में आती तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कहाँ लिखा है यारलंग सांगपो? ए उत्तर जो दे रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सही दे रहा है, राइट आंसर। तो
ये था। यहीं तक कर रहा हूं मैं, ग्रामर अभी नहीं दे रहा हूं, ग्रामर बाद में दूंगा। अब कहानी जाएगी पेडागोजी की, अब कहानी जाएगी पेडागोजी की। तो पहला उत्तर बताइए बेटा, पहला उत्तर आया पेडागोजी का। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं पेडागोजी की, एक भी गलत नहीं करोगे अब तुम। निम्नलिखित में से, शेयर लाइक करते चलें, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? बात आई सामाजिक, साथ के साथ बोली है। बोली और भाषा में अंतर क्या है? सुनो भाई, ये मैंने पहले भी दिया, बताओ। एक है बोली, एक है भाषा, और फिर मानक भाषा बनती है, मानक भाषा बनती है। बोली, बोली केवल संकुचित होगी, छोटे एरिया में बोली जाएगी, संकुचित। कभी कभी ये बहुत बड़ा फासला तय नहीं करती, केवल एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है, क्षेत्रीय विशेष से जुड़ी होती है। कुछ समूह की विशेषता होती है, कुछ समूह के द्वारा बोली जाती है, सभी समूह नहीं, समूह या समुदाय की विशेषता होती है, समुदाय। लेकिन जब कभी बोली अपना स्तर ऊपर बढ़ाकर आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले वो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश बनाती है, सामाजिक परिवेश बनाती है, सामाजिक और क्या लिखोगे? परिवेश। बताओ भाई उत्तर, सभी परिवेश बनाती है। इसके साथ साथ जब सामाजिक परिवेश बन जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र बनने लगता है, तो फिर भाषा की अपनी लिपि भी बन जाती है, उसे लिखा भी जाने लगता है, और उसका एक व्याकरण भी आ जाता है। पर बोली का अपना व्याकरण नहीं है। और जब भाषा बड़े तौर पे बन जाती है, उसका ग्रामर बन जाता है, उसे पढ़ा लिखा जाने लगता है, समाज में अच्छे से प्रयोग करने लगते हैं, तब मानक रूप लेती है। मानक का मतलब है जब भाषा साहित्यिक रूप ले ले, साहित्यिक रूप, उसमें रचना होने लगे, उसमें रचना होने लगे, उसको कुछ विशेष वर्ग के लोग इस्तेमाल करने लगे, तथाकथित नियमों के अनुसार वो हो जाए, तब वो मानक भाषा हो जाती है। तो कहानी ये है। प्रश्न क्या है? सामाजिक बोली, ना कि सामाजिक भाषा की बात कर रहे हैं। तो दिए गए क्षेत्र की क्या लिखा है? लिखित। लिखित बोली नहीं होती, बोली पे प्रश्न है, ये गया ना। उसका साहित्य होता है ना भाषा होती है। एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की विशेषता नहीं है, एक बोली की, क्योंकि अगर भाषा आएगी तो फिर वो लिखी भी जाएगी। ठीक है, यहां देखो, एक महाद्वीप अथवा देश। देखो अच्छा बताओ, महाद्वीप और देश छोटे होते हैं बड़े? देश के संदर्भ में जो भी चीज बोली जाएगी वो बोली नहीं रहती, फिर वो भाषा आ जाती है, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक रूप ले लिया। इसका उत्तर यह है, व्यक्तियों के समूह द्वारा बोली जाती है, कुछ समुदाय द्वारा बोली जाती है, और उनकी ये वाक विशेषता है। बोली के बारे में इतना ध्यान रखना, सामाजिक भाषा नहीं कह रहा, सामाजिक बोली कह रहा है। अगर सामाजिक बोली करता है तो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। उत्तर ए है। जरा बताओ, श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचनाएं, मैंने खूब बताया था, विशिष्ट सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। अरे कभी कभी श्रुति एक मैगजीन उठाई, उसने बताया सारी मैगजीन नहीं पढ़ रही, विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ रही है। तो देखो सुन लो, दो तरह की रीडिंग होती है, एक होता है स्कीमिंग और एक होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग को कहते हैं हम स्कैनिंग स्कैनिंग को ही हमारी हिंदी में कहते हैं बारीकी पठन, बारीकी पठन। कभी कभी इसी को ही गहन अध्ययन भी कह देते हैं हम। हालांकि गहन अध्ययन में थोड़ा अंतर होता है, गहनता के साथ पढ़ना, डीप नॉलेज के साथ पढ़ना। लेकिन स्कीमिंग को कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना। इसका पठन हमेशा रुचि के लिए होता है, इंटरेस्ट के लिए, रुचि के लिए। लेकिन जब हम रुचि के लिए पढ़ते हैं तो हमारा सिर्फ यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका बच्चा अर्थ निकाले, उसका अर्थ ग्रहण करे। और अर्थ ग्रहण कैसे होता है? इसमें भी अर्थ, इसमें भी ग्रहण होता है, पर इसका कैसे है? जब हम समग्रता को, सारी चीजों को कम समय में अर्जित कर ले, कम समय। तो जब कम समय में सारी चीज को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा गहनता नहीं होगी, बहुत ज्यादा सारी चीज का एक निचोड़ निकालेंगे, हर चीज पे बल नहीं देंगे। ठीक है, जबकि देखो श्रुति यहां पर विशिष्ट सूचना, विशिष्ट का मतलब कुछ सारा नहीं पढ़ना, कुछ विशिष्ट चीजों को देखना चाह रही है। तो स्कैनिंग हमेशा विशिष्ट, स्पेसिफाई चीजों के देखने के लिए होता है। स्कैनिंग को या बारीकी पठन को हम कभी कभी स्थानीय पठन भी कहते हैं, लोकल पठन। और स्कीमिंग जो होता है वो वैश्विक, पूरा व्यापक तौर पे पढ़ते हैं, वैश्विक पठन का नाम भी देते हैं। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आनंद के लिए तो सरसरी था, आनंद के लिए, विशिष्टता के लिए नहीं पढ़ा जाता, उद्देश्य के लिए पढ़ना भी नहीं है और सरसरी भी नहीं है। उत्तर जाएगा बारीकी पठन। दिया है ना तुमने, विशिष्ट स्पेसिफाई चीजों के लिए पढ़ना। समझ गए मेरी बात? अरे कोई अखबार पढ़ रहा हूं पर मैं एक विशेष चीज देखना चाह रहा हूं, क्रिकेट मैच, जब केवल अखबार क्रिकेट मैच के लिए पढ़ा जाए,
जब केवल किसी चीजों को देखने के लिए पढ़ा जाए, जब कभी ये देखा जाए कि सेल होने लगी दिवाली दिमाग का ऑफर आ गया है क्या कहीं, तो उसके लिए पढ़े हो। तो जब हम सारा ना पढ़ के केवल विशिष्टता को देके फिर उसे गहराई से पढ़ते हो आप, इसी को कहते हैं विशिष्ट अध्ययन। स्पेशल स्पेशल चीजों को पढ़ते हैं। आगे की घटना पे आ जा। तो तीसरा प्रश्न बताओ भाई, इनमें से भाषा के विषय में सत्य नहीं है। यह प्रश्न तुम गलत करोगे, ध्यान रखना, संभल के करना इसको। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विषय में सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती, भाषा के लिए लिपि आवश्यक है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, या भाषा प्राथमिक रूप मौखिक है। जरा बताइए इनमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात गलत है। तो सबसे पहले एक काम करो, पहले तो देखो इसको देखो, भाषा का एनसीईआरटी ये कहता है, एनसीईआरटी ये कहता है कि भाषा को ना दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक तो मौखिक तरीके से और एक फिर लिखित तरीके से। जब हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करें, बोलेंगे तो मौखिक रूप से प्रकट हो जाएगी, लिखेंगे तो लिखित रूप से प्रकट हो जाएगी। तो इन दोनों का पहला रूप तो मौखिक ही है, तो ये बात तो सही है। भाषा जो है, भाषा का जो रूप है उसका प्राथमिक रूप मौखिक ही माना गया है, ये बात तो सही है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ये बात सही है, क्योंकि अगर बोली है और अगर भाषा है तो भाषा की अपनी लिपि भी है और भाषा का अपना व्याकरण है, तो प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ये भी सही है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, या प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती। क्या उत्तर लगाओगे तुम इसका? इसका उत्तर क्या दोगे भाई? ये ग्रह कार्य दो, चलो तुम पे छोड़ता हूं मैं, ये तुम पे छोड़ रहा हूं। ये दोनों तो हैं नहीं है, ये दोनों तो, और आसान है प्रश्न। क्या हर एक भाषा की एक निश्चित लिपि है? हिंदी की लिपि देवनागरी है ना? या भाषा के लिए लिपि आवश्यक है? देखो सुनो, चलो मैं दे ही देता हूं इसका उत्तर। तुम ये लगाइए, ये गलत बात है, ये गलत है, क्योंकि हर एक भाषा की एक निश्चित लिपि दिखती है हमें। हिंदी की जिसे तुम भाषा करो उसकी अपनी लिपि है, उसे लिखा जाएगा, अभी तो लिखा है, लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। पर प्रत्येक भाषा के लिए लिपि है तो सही, निश्चित लिपि तो है, पर क्या लिपि जरूरी है? देखिए बेटा, भाषा बोली जाती है और बोल के काम चला लेंगे, फिर बाद में हमने उसका एक और रूप लिख लिया, हम उसे लिख के भी दिखा देंगे। पर भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, भाषा व्यक्त हो जाएगी। तो एक चीज ये जो गड़बड़ी नजर आ रही है, ये भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, हाँ ये बात भी सही है। तो वो पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। ये तीन बात सही है, पर एक बात ये गलत लिखी है कि प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती, होती है। ठीक है या नहीं है? इस पर तुम कमेंट डालना, इस पर तुम कमेंट डालना। पूछा कौन सी बात इसमें सही नहीं लिखी, तो ये नहीं लिखी क्योंकि होती है, ऐसे ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न बताओ भाई, चौथा। एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक सोपान से ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। जरा बताइए, बताइए भाई। आंसर दो भाई, सभी आंसर दीजिए, करते चलिए। स्टीफन क्रेशन, कितनी बार बताया मैंने इसके बारे में बेटा? उसने ये कहा है कि एक बच्चा आई है, आई माने वैसे इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन तुम मान लो यह है बालक। अब बालक को भाषा सिखानी है, पर बच्चे की खुद स्वयं की भाषा भी है। अब इसकी भाषा बढ़ेगी कैसे? तो बच्चे के लिए एक ऊपर लेवल का एनवायरनमेंट दो, बच्चा इस परिवेश से जुड़ेगा तो उसकी भाषा अच्छी हो जाएगी, और ऐसे करके 1+ करते जाओ उसे, उसकी भाषा हो जाएगी। I+1 का कॉन्सेप्ट, I+1 का कॉन्सेप्ट किसने दिया है जरा बताइए? I+1 का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? I+1 का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? I+1 के कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट परिकल्पना, या तो ये लिख लो। कभी कभी ये होता है इनपुट निवेश परिकल्पना, निवेश, इसमें कहीं निवेश आ रहा है, ये निवेश आ रहा है, एक तो ये उत्तर है। इसको एक नाम से और जानते हैं, बोध गम्य निवेश। जरा इसे पढ़ो इस दोबारा इस प्रश्न को। एक शिक्षार्थी अपने ज्ञान को, संज्ञानात्मक स्तर से एक स्टेप, एक सोपान ऊपर
एक सोपान ऊपर 1 प्लस अपठित के ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचना सराहना अपनी क्षमता के अनुसार करता, तो उत्तर जाएगा ये। क्या समझ में आ रही है बात? आगे का प्रश्न व्याकरण का आया, ऐसे ही तो करा रहा हूं मैं तुम्हें, 4 चीजें दे रहा हूं, ये इस तरह से ही होगा। चलो बताओ, ईश्वर ने सुनने के 2 कान दिए, इसके अंदर कौन सा कारक है? और ये बताओ, सुनने को कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है बेटा संबंध, और कारक असली में संबंध कराता है किसके साथ? कारक संबंध कराता है क्रियाओं के साथ। क्रिया के साथ किसका संबंध कराता है? संज्ञा और सर्वनाम का रिलेशन कराता है। और कितने तरीके से संबंध होता है? 8 तरीके से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आप बस इतनी बात बताइए, अधिकरण में या पर से इन कारक चिन्ह से कारक की पहचान कर सकते हैं हम। करण की पहचान किससे होगी? से साधन का काम करता है ना। चलिए, संप्रदान की पहचान के लिए से होती है, के लिए से। रावण के लिए लड्डू लाया, यहां किसके लिए हो रहा है? के लिए। पर कभी कभी इसकी पहचान को से भी होती है, और को की पहचान कर्म भी करता है। पर जब दोनों को नजर आए, जैसे यहां नजर आ रहा है को यहां नजर आ रहा है, इसमें ही पूछ रहा है, तो को अगर आ रहा है और किसी को कुछ देने का भाव है, देने के भाव के लिए संप्रदान लगाते हैं, दान का भाव है, ठीक है। जैसे बताओ, ईश्वर ने दिए, क्या दिए ईश्वर ने? 2 कान। क्या किसी को किसी के द्वारा कुछ दिया गया? ईश्वर के द्वारा बहुत कुछ दिया गया है किसी को, है ना। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए। क्या किसी में दान का भाव नजर आए तो क्या लगाएंगे? संप्रदान। कर्म नहीं है ये, कर्म की चीजें में नहीं लगाएंगे इसमें। द्वंद्व समास नहीं है किसमें? जल्दी बताओ, द्वंद्व समास कहां नहीं है? चलते चलो, द्वंद्व समास कहां नहीं है? बताइए, द्वंद्व समास कहां नहीं है? द्वंद्व समास कहां नहीं है? बताओ भाई। पाप और पुण्य, अगर मैं इसके बीच में और लगाऊं तो अर्थ निकल जाएगा। पाप और पुण्य, जितनी बात पाप की उतना पुण्य की। किसी भी समास का विग्रह करने पर कभी और आ जाए, अथवा आ जाए, तो वो द्वंद्व समास माना जाएगा, ठीक है भाई, वो द्वंद्व समास माना जाएगा। पर बताओ, यहां पाप की बात भी और पुण्य की, दोनों की प्रधानता है ना, द्वंद्व समास है। इसमें भी 2 शब्द उल्टे हैं, एक है सुर और दूसरा है असुर। और अगर मैं इसे बोलूं तो इसे भी बोल सकता हूं सुर और असुर। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, इसमें भी द्वंद्व है, पर ये मिक्स कर दिया है। इसमें भी 2 उल्टे शब्द निकलेंगे, ये भी उल्टे हैं, ये भी विलोम है, ये भी। देव और दूसरा क्या है? असुर। देवासुर हो जाता है संधि करके, पर जितनी बात देवताओं की उतनी असुर की। देव और असुर, सुर और असुर, पाप और पुण्य। ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव की एक पहचान और है कि इसमें पुनरुक्त शब्द आते हैं। पुनरुक्त माने रिपीटेड वर्ड। जब कहीं भी कहेंगे दिनानुदिन में दिन और दिन दिख रहा है, देखो कैसे बोलेंगे? दिन और दिन, ऐसे नहीं बोलेंगे दिनानुदिन माने दिन दिन। इसका सही अर्थ होता है दिन दिन, दिन दिन। अरे कैसी लग रही है क्लास तुम लोगों को? पढ़ भी रहे हो तुम लोग हैं? अगर सही लग रही है तो एक बार शेयर करो, सारे बच्चे शेयर कीजिए इसी क्लास को अभी के अभी, और लाइक जरूर करना इस क्लास को। कौन सा है? ये रहा अव्ययी भाव समास। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से लेखन की विशेषता नहीं है। कौन निम्नलिखित में से लेखन की विशेषता नहीं है? जब बच्चा लिखने बैठेगा या बच्चा कुछ लिखेगा, बड़ा हो छोटा हो, तो लिखने में क्या क्या चीज देखी जाएंगी और क्या क्या नहीं देखी जाएंगी। और यहां तुम्हें बताना वाकई में कौन लिखने में नहीं देखा जाएगा। क्या मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, क्या अच्छा संगठन, क्या स्पष्ट उद्देश्य, या व्याकरण परिशुद्धता? जरा बताइए, बहुत जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर, बहुत जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? तो एक बार बताओ, लिखते समय बोलने का क्या काम, मुंह का क्या काम? ये वाली विशेषता नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मतलब है अब लिख के मत बताइए, मुंह से बोलकर दिखाइए। पर जब हम लिखते हैं तो अच्छा संगठन हो शब्दों का, एक उद्देश्य परिपेट, स्पष्ट उद्देश्य हो कि किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं आप, और उसमें व्याकरण की शुद्धता भी चाहिए, नियम कायदे भी चाहिए।
क्योंकि अगर नियम कायदे नहीं होंगे तो अशुद्धता प्रकट हो जाएगी। ये तीनों लेखन के सामग्री है। सामग्री में मैं इसलिए लिख रहा हूं, लेखन के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चयन है, महत्वपूर्ण सिलेक्शन है ये सारी चीजें। ध्यान रखना, उत्तर ये जाएगा, ये नहीं है। आगे की कहानी बढ़ती है। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं? जैसे कैसे निकालते हैं? एक शब्द दा, और दा 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 दा, मामा मामा, चा चा चा, ऐसे रिपीटेड वर्ड करते हैं, पुनरुक्त शब्द। तो दा 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 और दा ऐसे बोलेंगे। कभी कभी बा 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 ऐसे करके बोल रहे हैं। तो बताओ वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वर्ण जो हैं, ध्वनि जो है, वर्ण और ध्वनि जो है, उनकी पुनरुक्ति शुरू, रिपीटेशन शुरू। कभी कभी बच्चा पूरा शब्द तो नहीं बोल रहा, एक ही शब्द को रिपीट करने लगता है, ठीक है या नहीं है? उसे कहते हैं बबलाने की अवस्था, बबलिंग। लेकिन पहली अवस्था होती है किलकारी मारने की, इसे कहते हैं इंग्लिश में कोइंग। कोइंग, कोइंग का मतलब है बच्चा सिर्फ ध्वनियां निकालता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, हंस लेता है, फुई सुई खुद कुछ भी बोलता है। इसके बाद दूसरी स्टेप आती है बबलिंग की, कि जो ध्वनि निकालती है वो रिपीट होने लगती है। ये 5 महीने से शुरू हो जाती है, 3-4 महीने से 8-6-7 महीने तक चलती है। इसके बाद बच्चा उन्हीं ध्वनियों को जो रिपीट करता है फिर एक शब्द बनाने लगता है, जैसे घर, चल, और घर के बाद टेलीग्राफिक स्पीच आती है, टेलीग्राम यानी वाक्य बनाने के नियम, 2-2 शब्द जोड़ने लगता है। ये तीसरी घटना है और ये चौथी घटना है। कभी कभी पूछा जाएगा, अक्षरों को मिलाकर पूछ रहा था, ना कि शब्दों को। शब्दों को इसमें मिलाया जाएगा, शब्द मिलेंगे तो वाक्य बन जाएंगे, अक्षर वर्ण मिलेंगे तो बबलाना होगा, ठीक है? आगे की घटना पे चलते हैं। 9वां प्रश्न। बड़ा अच्छा चल रहा है सेशन, बढ़िया चल रहा है, शेयर करते चलना। चलो चलो शेयर करते चलो। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थिति देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके अपने अनुभव, ये मैंने कराया था भाई, अभी बीच में दोबारा आया है प्रश्न, बताओ। बड़ा मुश्किल काम है भाई ये तो, बताओ। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कैसे करती है? अच्छा, वो ना अपनी क्लास की शुरुआत कर रही है, और वो कैसे करती है? कुछ निश्चित परिस्थिति दे दी उसने बच्चों को, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर दिए, अपने अनुभव साझा कर दिए, आदि करती है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पठन पूर्व कार्य, पठन के दौरान कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, या पठन के पश्चात कार्य? बड़ा भयंकर प्रश्न, बड़ा भयंकर प्रश्न। मैं इसे एक शब्द से कर दूंगा, मैं इसे एक शब्द से। प्रश्न ये है, शुरू से प्रश्न की भूमिका पढ़ो। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत, क्लास अंदर नहीं पहुंची अभी, तो वो शुरुआत कर रही है, और शुरुआत करते ही उसने क्या करा? सामान्यतः क्या कर रही है शुरुआत में? वो कुछ निश्चित परिस्थिति दी। उसने कंटेंट शुरू भी नहीं किया, उसने एक कहानी बुननी शुरू की। भाई देखो, अगर ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए मैं सांप के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं कहूँगा भाई आज रास्ते में, सुनो भाई मेरी बात, आज रास्ते में मैं आ रहा था, अचानक मैंने देखा एक इश्तिहार लिखा हुआ था। इश्तिहार पे लिखे थे, जो सांपों को पकड़ कर लाएगा उसे 10 रुपए मिलेंगे। तो कई लोग बार बार उस इश्तिहार को देख रहे थे और अपने घर से सांप ला रहे थे। जानते हो सांप के बारे में क्या है? बच्चा नहीं, तो आओ आज हम सांप के बारे में पढ़ेंगे। क्या उसने निश्चित परिस्थिति दी? क्या उन बच्चों से कुछ प्रश्न किए? मैंने लास्ट में किया ना कि क्या कभी कभी हम अपने, और मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो बच्चे अनुभव भी साझा करेंगे। पता है, ये पठन पूर्व का कार्य था। कई लोग इसे पठन के दौरान का कार्य कहेंगे। अरे उसमें तो टीचर करेगा, ये नहीं है, निरंतर चलने वाला कार्य नहीं है। ये कई बच्चों का गलत हुआ होगा। ये पहला पठन पूर्व घटना है। और देखो क्यों कर रहे थे तुम इसे इधर से उधर? शुरुआत जब कह दी तो शुरू में तो पठने पूर्व का काम होगा, शुरू में आ गई बात, होगी समझ में? सही है, बढ़िया लग रहा है सेशन, बढ़िया लग रहा है। 10वां, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है? बताओ, ये भी प्रश्न मैंने कराया हुआ है, जरा बताओ। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है? गलती मत करना। ये भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरह से सिखाया जा सकता है? बताओ, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है? पठन सामग्री और संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके। हाँ, भाषा का व्याकरण कब सिखाया जा सकता है? व्याकरण संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। तो देखो, अलग से अभ्यास मत कराइए कि मैं कर रहा हूं संकल्पना समझा रहा हूं फिर अलग से अभ्यास करूंगा।
अभ्यास नेगेटिव वर्ड हो गया, कंठस्थ नेगेटिव वर्ड, हटाओ रटाना नहीं है, व्याकरण संरचना कंठस्थ। और संरचनात्मक अपना, देखिए संरचनात्मक का मतलब होता है भाषा का निर्माण कैसे होगा, जिसमें नियम भी बताए जाएंगे, अर्थ भी बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ यही पॉलिसी, यही तरीका अच्छा नहीं है। रचनात्मक, रचनावादी उपागम भी अच्छा है ना, अंतःक्रियात्मक का उपागम भी अच्छा है। यही थोड़ी ना एक स्ट्रेटेजी नहीं, कई सारी स्ट्रेटेजी को मिलाकर उत्तर ने इसका पहला ही लगाओ। पठन सामग्री हो या संरचनाओं की, उसकी पहचान को एकत्रित करके उनको जोड़ के, पढ़ने वाली सामग्री और रचनाओं की पहचान। इसको कमेंट में डालना क्या मैंने ये सही दिया है इसका उत्तर, है? तुम्हें ठीक लग रहा है बच्चों? तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें ठीक लग रहा है ये? हाँ, अरे क्लास कैसी लग रही है भाई? क्लास कैसी लग रही है? प्रियंका बताइए, मोहम्मद इरफान बताइए, कैसी लग रही है क्लास? हाँ, चलिए आगे बढ़े। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, तो ध्यान रखना ये लगाता हूं ए। चलिए एक काम करो, इसे बताओ। इस बार 11वां प्रश्न व्याकरण का आया, एक गद्यांश कराया आपको, मिलता जुलता सा कराया था, पहले भी इसके करा चुका हूं, लेकिन अब देखा किस क्रमांक का शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। वन किसे नहीं कहा जा सकता, मैं करने जा रहा हूं। वन की बात कहोगे और नहीं पहचानना है तो वन किसे कहते हैं? जंगल को। जंगल कहते हैं अटवी को, अटवी कहते हैं कानन को, कानन माने जंगल होता है। और कानन को विपिन भी कहते हैं, और कानन को कांतार भी कहते हैं। एक है, कभी कभी बीहड़ भी कहते हैं जंगल को, बीहड़, ठीक है ना। ये सब किसके पर्यायवाची लिखे हैं मैंने? जंगल के। अरण्य भी जंगल है, अरण्य अभयारण्य सुना होगा, ये भी जंगल है। कुंदन नहीं कहते, कुंदन स्वर्ण को कहते हैं, कुंदन सोने को कहते हैं। एक सोने का पर्यायवाची शायद तुम में से कई बच्चों को नहीं पता होगा, तपनीय कहते हैं, हाटक कहते हैं, कंचन कहते हैं, कनक कहते हैं, सोना, ठीक है ना। हिरण्य कहते हैं, हिरण्य, हिरण्य कहते हैं सोने को, कुंदन तो कहते ही कहते हैं, ठीक है ना। ये सारे सोने के पर्यायवाची, तो उत्तर जाएगा, उत्तर जाएगा सी। आगे की घटना पे चलो। आंख न दिद्दा काड़े का सिद्धा किसे कहेंगे, बताओ। ये लोकोक्ति दी, बताओ इसका अर्थ। 12वें प्रश्न पे आ गया, आंख न दिद्दा काड़े का सिद्धा, जरा बताइए सभी लोग, देते चलिए उत्तर भाई सबका, सभी देते चलिए। इससे पहले गद्यांश कराए 9 प्रश्न, अब ये है। आंख न दिद्दा काड़े का सिद्धा, के आंख है नहीं, आंख है ना दीदा, आंखें नहीं है, दीदे नहीं है, फिर भी बड़े बड़े कसीदा, कसीदा पता क्या होता है? बड़ा बारीकी काम होता है, जो सुइयों से कसीदे कड़े जाते हैं, है ना। कि उसमें कुछ देखो, कई बार औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसे इतिहास में ऐसे बताते जैसे क्रूर हो, पर वो, उसके बारे में मैंने पढ़ा जब, तो मैंने इसके बारे में एक चीज बड़ी खास बात पढ़ी, कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो एक वक्त का खाना, जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना कपड़े पर, उसको करता था वो, उस दिनचर्या का काम, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अन्न बनाया जाता था। ये इरफान हबीब जी की किताब है, उसमें एक प्रकरण है। तो बड़ा, मतलब बहुत धार्मिक आदमी, और वो कसीदों, वो आयतें लिखता था उससे, और उससे जो पैसे मिलते थे, बताया यही है। तो ऐसा भी था उसके साथ। तो याद रखना, मैं तुम्हें आपको एक बात बताता हूँ इसके बारे में, अदरवाइज नहीं लेना इसे कि कोई लोग ये सोचे कि क्या कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा वो जिक्र बता रहा हूँ। आप एक काम करेंगे, तो आंख है ना दीदा, दिखता है नहीं और कसीदे काट देगा, ये लिख देगा बढ़िया बढ़िया, है ना। तो इसका मतलब है बहुत निपुण होना, ये तो गलत ही हो गया, सही है। साधन ना होने पर भी कम कर लेना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, ये भी गलत है। आंख है ना दीदा काड़े कसीदा, सर्वथा अयोग्य या योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बघारना, ये उत्तर लगाना इसका। साधन होने पर काम कम कर लेना नहीं है, काम कर लेना ये नहीं है। देखो क्या, ये ना व्यंग के तौर पे लेते हैं, आंख है निदा, आंख है ना दिद्दा, योग्य है नहीं, फिर भी बड़ा बखान कर रहा है अपनी बात को, काट रहा है कसीदे पर आंख है ना दीदे हैं। तो याद रखना, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेखी बघारना। ठीक लग रही है तुम्हें क्लास? तुम्हें ठीक लग रही है क्लास आज की? तुम्हें ठीक लग रही है क्लास? हाँ भाई, एक प्रश्न और दो, जरा बताओ।
हाँ भाई, चलो उत्तर 13वें प्रश्न पे आ जाओ, 13वें प्रश्न पे आ जाओ, करो 13वां प्रश्न। ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। लेखन सही लगी क्लास? अरे कैसी लग रही है भाई, ठीक ठाक लग रही है या नहीं लग रही क्लास? चलो इसे बताओ। लेखन की योग्यता में कमी, लिखने में जब भी कमी आएगी और हाथ लेखन बिगड़ जाएगा, लेखन ही बिगड़ जाएगा, हस्तलेखन, तो लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणना वैकल्य, वाचन, वाचन डिस्लेक्सिया होता है, बोलने में गड़बड़ी होगी, डिस्लेक्सिया है, गिनती नहीं कर पा रहा है, जोड़ नहीं पा रहा तो डिस्कैलकुलिया है, क्रिया वैकल्य मतलब है कि ठीक है डिस्प्रैक्सिया होगा, ठीक है ना। क्रिया मतलब कि चित्र नहीं बना पाता, ये भी राइटिंग। पर अब देखिए इसको देखो, डिस्ग्राफिया सही है, सबने जो सही दिया ये उत्तर सही है। लिखने से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी तो डिस्ग्राफिया रोग है। एक और बताओ 14वां, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। सबसे आसान प्रश्न इस पीडीएफ का। वाइगोट्स्की ने की गई है की ये बात, वाइगोट्स्की ने ये बात नहीं की, क्योंकि वाइगोट्स्की कहते हैं भाषा समाज से आती है, भाषा संस्कृति से आती है, इससे जुड़कर आती है। असली में भाषा बाहरी मदद से आती है ना, बाहरी मदद, हेल्प से आएगी, और हेल्प समाज से बच्चा लेकर सीखता है। वाइगोट्स्की। प्याजे कहता है बाहर से नहीं आएगी, बुद्धि से आएगी, मस्तिष्क से आएगी, मस्तिष्क से आएगी, बुद्धि यानी मस्तिष्क से आएगी, ब्रेन से आएगी, ज्ञान से आएगी, नॉलेज से। संज्ञान भी नॉलेज को ही कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का है। इसके साथ साथ तर्क से आएगी, यानी सोचने से आएगी भाषा। चौमास की भाषा ये कहता है भाषा जन्म से ही आ जाती है और अर्जन की क्षमता बच्चे के अंदर मौजूद है, ब्रूनर नहीं है। किससे? एलईडी डिवाइस से। एलईडी डिवाइस बच्चे के अंदर मौजूद है, काल्पनिक यंत्र है जिसके जरिए वो भाषा को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे की बात करें तो क्या उत्तर लगाया तुमने इसका? क्या उत्तर लगाया इसका? सी। बताइए एक प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है कौन सी भाषा भैया बताओ? अवधी शामिल है, नागपुरी शामिल है, बोर्डो शामिल है, राजस्थानी। ये कितनी बार बताया मैंने प्रश्न, ये कई बार बताया। ये गृह कार्य दूंगा तुम्हें आज, इसका तुम होमवर्क है तुम्हारे लिए। तुम ये बताओगे इनमें से 8वीं अनुसूची, संविधान के भाग 17 के, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का, 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी उसमें शामिल है ये बताएंगे आप। ये गृह कार्य है। 16वां प्रश्न, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए भाई, सभी के लिए। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न अच्छे रखे हैं मैंने, प्रश्न एक भी नहीं है, बस शेयर करते चलना, आप लोग शेयर करते चलना। ये भी एक गृह कार्य दे रहा हूं आज की क्लास में, यहीं रोकूंगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम इधर ही रोकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी पहले तो ये बताइए। आपको एक मैंने आज गद्यांश कराया, कैसा ही हो, कितने ही नंबर आए जरा बताएंगे। इसके साथ साथ मैंने पेडागोजी की बताए और थोड़ा रैपिड फायर क्लास ली, ठीक है ना। ठीक है, 7 मॉक टेस्ट हम पहले करा चुके हैं, अब की ये जो क्लास है वो टेस्ट टाइप में चल रहे हैं, ठीक है, यानी परीक्षण टाइप में चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना इसे, ठीक है बेटा। तो इसे करना है तुम्हें, तुम्हारे लिए गृह कार्य है। एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, ध्यान रखना। ये ऑफर निकला हुआ है, इसको थोड़ा देखना है तुमको। ये ऑफर निकला हुआ है, इस क्लास को देखना है तुमको। इसके अलावा सीटेड ब्रह्मास्त्र निकला है, ये आपके लिए है। इसके अलावा हिंदी स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच मिला हुआ 899 में, संपूर्ण हिंदी तैयारी करा रहे हैं। एक और ध्यान रखना, बाकी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, बाकी मैं दे चुका हूँ, ये इधर ही रहने दीजिए, नहीं तो इसमें गड़बड़ होगी। ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही सभी को? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइक शेयर कर रहे हो तुम लोग? एक चीज और दिखानी है, ये भी करके जाओ तुम लोग, और रुको। हाँ, वेरी गुड। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेट मंत्रा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप टेट मंत्रा से जुड़ें और इस चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।